चलिएगा, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट रीजन की, नेक्स्ट कॉज की, जो कि है आउटसाइड इवेंट या बाहर होने वाले कुछ इवेंट्स। अब देश के बाहर भी उस समय पर 1857 से पहले या उस दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, और उन घटनाओं में अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स की सीरियसली अगर देखा जाए तो सीरियस डिफीट भी हुई थी। कई जगहों पर इनकी बुरी तरह से इनके क्या हुए थे, लॉसेस हुए थे, इनकी हार हुई थी। ठीक है, हालांकि फाइनली उन्हें विक्ट्री मिली थी, लेकिन कई मौक़ों पर इन्हें भयानक रूप से हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं विश्व में, इंडिया के आसपास वर्ल्ड में, जहां पर ब्रिटिशर्स को सीरियस लॉस हुए हैं, भयानक रूप पर इनको हानि हुई थी। ठीक है, इन घटनाओं से इंडियन पब्लिक या भारतीय जनता के मन में ये विश्वास होना शुरू हो गया कि जो अंग्रेज हैं ये अजेय नहीं है, इन्हें भी क्या किया जा सकता है, हराया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी देखिए, अगर आप ये समझ लें कि इन्हें तो हराया नहीं जा सकता, तो फिर चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे इंडियंस को ये फील आने लगा था, अंग्रेजों ये अनुभव होने लगा था कि अब जो ब्रिटिश रूल है, अब ये इंडिया में ज़्यादा समय के लिए नहीं है, ये जल्दी ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्हें भी हम हरा सकते हैं, इन्हें भी डिफीट किया जा सकता है, ये कोई अजय नहीं है। ठीक है, और ये फीलिंग्स बनी थी किस तरह से, ये फीलिंग्स आई थी किस तरह से, ये फीलिंग आई थी इन आउटसाइड इवेंट्स के माध्यम से, इन बाहरी जगहों पर जो कुछ ऐसी घटनाएं हुई उनके माध्यम से। ठीक है, तो देखिए इसके क्या एग्जांपल्स हैं, ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला इवेंट जो होगा वो होगा फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, पहला आंग्ल अफगान युद्ध। तो पहला जो आंग्ल अफगान युद्ध था ये 1838 से 1843 तक चला था, 1838 से 1843 या 1842 तक चला था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज सेना या ब्रिटिश सेना की जब ये गए थे वहां पर लड़ने के लिए, तो काफी भयानक रूप से इनकी हार हुई थी, और जो इनके सोल्जर्स वहां पर गए थे, हजारों सोल्जर्स जो इनकी संख्या में गए थे, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ही जिंदा बचकर वापस आ पाया था। ठीक है, तो इतनी भयानक रूप से इनकी हार हुई थी, या इतनी बुरी तरह से ये युद्ध में हारे थे फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के दौरान, कि इनके जो सोल्जर्स गए थे, लगभग हजारों की संख्या में ये सोल्जर्स गए थे अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन जब उनकी ट्रीटी हो गई, जब उनकी संधि हो गई अफगानिस्तान के शासकों के साथ, और जब ये वापस लौटे तो उनके ऊपर जगह जगहों से अफगान अटैकर्स ने अटैक किया, अफगानियों के द्वारा हमले किए गए, जिसमें से सिर्फ एक व्यक्ति या एक अंग्रेज ही जिंदा बचकर वापस आ पाया था। हालांकि फिर उन्होंने बदला लेने के लिए वापस अपनी एक दूसरी फोर्स भेजी थी, और उसके बाद इन्हें सक्सेस ही मिली थी, और उन्होंने संधियां कर ली थी अफगानिस्तान के जो रूलर्स थे उनके साथ। ठीक है, दोस्त अली खान के साथ। तो बट यहां पर ये बात क्लियर हो गई, ये बात सभी को समझ में आई कि अफगानिस्तान में अंग्रेजों की बुरी तरह से हार हुई थी किसी अभियान के दौरान, किसी युद्ध के दौरान, या वापस जब वो लौट रहे थे उस दौरान। ठीक है, हालांकि फिर ये वापस गए थे और हरा कर आए थे, और उन्होंने फिर वहां पर अपनी ट्रीटियां कर ली थी। लेकिन ये एक ऐसा इवेंट था जहां पे अंग्रेजों की हार हुई थी फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के समय पर। ठीक है, या उनकी जो रिस्पेक्ट थी, उनकी जो पोजिशन थी, उनको जो इतना अजय माना जा रहा था, वो एक प्रकार से उनकी छवि यहाँ पे कमजोर हुई थी। ठीक है, दूसरा आता है पंजाब वॉर, या एंग्लो पंजाब वॉर हम बोल सकते हैं। जो एंग्लो पंजाब वॉर हुए हैं, ये दो वॉर हुए थे। पहला 1840 देखा जाए तो 1845 से 46 तक चला था, और दूसरा जो है वो 1848 से 1849 तक चला था, 1848 से 1849, और पहला 1845 से 1846। ठीक है, और हमने पंजाब की अगर बात करें तो सिख एम्पायर को हमने डिस्कस किया, सिख साम्राज्य को डिस्कस किया, जो शुरू होता है 1799 से 1849, 1799 से 1849 तक, जिसमें जिसके संस्थापक या जिसके फाउंडर कहलाते हैं रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद इस साम्राज्य की अगर बात करें, 1839 में उनकी मृत्यु होती है, 1839 में उनकी मृत्यु होती है, और उनकी मृत्यु होने के बाद अंग्रेजों और सिख रूलर्स के बीच में युद्ध होते हैं,
और अगले 10 साल में ही उनका जो साम्राज्य है वो खत्म हो जाता है और ब्रिटिशर्स उसको एनेक्स कर लेते हैं। ठीक है, अंतिम जो सिख रूलर होते हैं वो दिलीप सिंह होते हैं, जिन्हें 16 साल की उम्र में लंदन भेज दिया जाता है। ठीक है, हालांकि जब ये युद्ध लड़े जाते हैं तो यहाँ पे कई सारे युद्ध होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के समय पर भी अगर देखा जाए तो अलग अलग 4 युद्ध होते हैं, और जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है उसके समय भी अलग अलग 4 या 5 युद्ध होते हैं। इन्हीं युद्धों के दौरान कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जहां पे अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया जाता है, जैसे बैटल ऑफ चिंचलियावाला। जो बैटल ऑफ चिंचलियावाला था उसके बारे में ये कहा जाता है कि अंग्रेजों की जो भारत में सबसे बुरी हार जो हुई है, जहां पे बुरी तरह से अंग्रेज हारे थे, वो था बैटल ऑफ चिंचलियावाला। ठीक है, जो एंग्लो सिख वॉर, जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर था, उस दौरान लड़ा जाने वाला एक युद्ध था। तो इस तरह से ना अंग्रेजों की यहाँ पे हार हुई थी ड्यूरिंग एंग्लो सिख वॉर। और तीसरा जो हम एग्जाम्पल लेते हैं वो होता है क्रीमियन वॉर, क्रीमियन युद्ध। क्रीमियन वॉर की अगर बात करें तो क्रीमियन जो युद्ध हुए हैं ये 1853 से 1856 तक चले थे। हालांकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स जीत तो गए थे, लेकिन यहाँ पर भी इन्हें बुरी तरह से लॉसेस हुए थे, या काफी सीरियसली इनके क्या हुए थे, लॉस हुए थे या हानि हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स थे जैसे एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो पंजाब वॉर और क्रीमियन वॉर, क्रीमिया में जो युद्ध हुए। हालांकि ये जो क्रीमियन वॉर है ये वर्ल्ड का टॉपिक है, विश्व इतिहास का टॉपिक है, लेकिन हमने यहाँ पर भी इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझना है। ठीक है, द ब्रिटिशर्स वर सीन टू बी नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड इट वॉज फेल्ट दे कुड बी डिफीटेड। ठीक है, तो इन युद्धों में अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो काफी मजबूत हमें दिखाई नहीं देते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई नहीं देते हैं, और यहाँ पे इन्हें क्या होती है, हल्की हल्की सी हार होती है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो छवि है, अंग्रेजों की जो छवि है, वो धूमिल होती है, वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब हमने क्या किया है, हमने सारे के सारे जो कॉजेस थे, जो इंपॉर्टेंट कॉजेस थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। महत्वपूर्ण जो कारण थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। जो 1857 के रिवोल्ट के सबसे इंपॉर्टेंट जो मुख्य कारण है उनमें से कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि जो इमीडिएट कॉज होता है, जो तात्कालिक कारण होता है, वो क्या था। हालांकि मैं बता चुका हूं, आप लोगों को सभी जानते हैं, और इवन की सभी लोग जानते हैं इंडिया में जिन्होंने 1857 का रिवोल्ट हल्का सा भी डिस्कस किया होगा, वो सभी लोग जानते हैं कि क्या तात्कालिक कारण था, क्या ऐसा कारण था जो चिंगारी के रूप में बना, जो सिर्फ चिंगारी बना। क्योंकि देखिए बारूद जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। बारूद कैसे इकट्ठे हो रहे थे, तो उसके लिए हमने ये 6 कारण देखे। ये जो 6 कारण थे, यही मुख्य कारण थे जो जिसके कारण भारतीयों के मन में एक गुस्सा पनपता जा रहा था, एक एंगरनेस इकट्ठा होती जा रही थी, एक एंगरनेस कलेक्ट होती जा रही थी। और ये जो एंगरनेस था, ये जो गुस्सा था, ये जो ज्वालामुखी था, इसे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो जो चिंगारी है वो मिलती है 1857 में, और वही बनती है इमीडिएट कॉज या तत्कालिक कारण। और हम सभी को पता है उसका कारण है कौन सी, राइफल्स, एनफील्ड राइफल्स या एनफील्ड बंदूकें। एनफील्ड एक 4 व्हीलर या हम बोल सकते हैं 2 व्हीलर, या आज के समय एनफील्ड बाइक आती हैं, एनफील्ड बाइक्स काफी फेमस हैं। उस समय पर ये जो एनफील्ड थी, ये बंदूक बनाने का काम किया करते थे, इनकी राइफल्स आया करती थी। ठीक है, तो जो एनफील्ड राइफल्स आई थी, जो ब्रिटेन की कंपनी एनफील्ड जो राइफल्स आई थी, उसे सबसे पहले प्रयोग के लिए, प्रैक्टिस के लिए इंडियन सोल्जर्स को दिया जा रहा था, भारतीय सिपाहियों को दिया जा रहा था। और उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, उसके साथ एक इशू था, और वही जो इशू था वही कारण बनता है 1857 के रिवोल्ट में एक इंपॉर्टेंट चिंगारी के रूप में। ठीक है, चलिए अब हमने जो कॉजेस पढ़े हैं एक बार उनको समझते हैं। तो सबसे पहला कॉज जो हमने देखा था वो देखा था इकोनॉमिकल कॉज, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण से नुकसान किसका था, आर्थिक कारण से शोषण किसका हो रहा था, आर्थिक कारण से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन सा वर्ग था। क्योंकि हमने कहा इंडिया की हर एक कम्युनिटी दुखी थी और उनका शोषण किया जा रहा था, वो एक शोषित महसूस कर रही थी, वो दयनीय स्थिति में थी हर एक कम्युनिटी। तो ऐसी हर एक कम्युनिटी क्यों थी, उनके पीछे के क्या कारण थे, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिकल कॉज, आर्थिक कारण। और आर्थिक कारण से इंडिया की सबसे ज्यादा दुखी जो कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा जिनका नुकसान हुआ था, वो थे फार्मर्स। ठीक है, पहले नंबर पे फार्मर्स सबसे ज्यादा दुखी थे। दूसरे जो आर्टिसियंस थे, जो दस्तकार थे, जो हस्तशिल्प करता थे,
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्सेंटाइल्स थे, जो भारतीय व्यापारी थे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो लैंडलॉर्ड्स या जो जमींदार थे, ये भी ब्रिटिश पॉलिसी के सबसे ज्यादा दुखी थे, ठीक है। तो इकोनॉमिकल लॉस अगर देखा जाए, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसीज थी, जो रेवेन्यू पॉलिसीज थी, उनसे सबसे ज्यादा दुखी वर्ग था किसान, उनके बाद आर्टिसियंस, उनके बाद ट्रेडर्स एंड फिर जमींदार, ठीक है। सेकंड जो कोज हमने पढ़ा था, दूसरा जो हमने कारण पढ़ा था रिवोल्ट का, वो था पॉलिटिकल कोज या राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा अगर दुखी कोई लोग थे तो वो इंडियन रूलर्स थे, भारतीय शासक थे। क्योंकि ब्रिटिश पॉलिसीज के अंतर्गत क्या होता है कि इंडियन रूलर्स के जो राइट्स थे, उनके जो शासन करने के अधिकार थे, उन्हें छीना गया। उनके के पूरे साम्राज्य को एनेक्स कर लिया गया, उनके के पूरे एम्पायर को एनेक्स कर लिया गया। और जो उनकी इतने बरसों से चली आ रही जो छवि थी, जो इंडियन आम जनता जो उन्हें उनका रिस्पेक्ट किया करती थी, उसे खत्म करने का, उसे समाप्त करने की ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, अंग्रेजों की नीति थी। तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इंडियन रूलर्स को, भारतीय राजाओं को। जैसा कि हमने देखा कि जो पेशवा के पुत्र थे या जो दत्तक पुत्र थे, उनको इस तरह से कहा गया है कि आपको अब लखनऊ कानपुर में आकर रहना है, ठीक है, नाना साहब को। मुगल बादशाह को अगर देखा जाए तो उन्हें उनका जो लाल किला था उसे छोड़ने के लिए कहा गया था। और जो आने वाले अब जो उनके प्रिंस थे, उन्हें भी टाइटल देने से मना कर दिया गया था, ठीक है। वहीं हम कई इंडियन रूलर्स की अगर बात करें तो जो पॉलिसीज थी, जैसे कि ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इसके अलावा डलहौजी की जो हड़प नीति थी, उसके तहत कई इंडियन रूलर्स के राज्यों को हड़प लिया गया था, ठीक है। तो पॉलिटिकली रीजन के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इंडियन रूलर्स को, भारतीय रूलर्स कम्युनिटी को, ठीक है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस की अगर बात करें, प्रशासनिक कारणों की अगर बात करें, तो उससे जो दुखी थे जो लोग, वो थे आम आदमी या जनरल पब्लिक। सामान्य जनता पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस का, यानी कि प्रशासनिक कारण का। हालांकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन होगा, अगर प्रशासन में भ्रष्टाचार होगा, तो सभी लोग उससे दुखी होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी को पड़ता है तो वो मिडिल क्लास कम्युनिटी को पड़ता है, या फिर हम बोले कि जनरल पब्लिक को पड़ता है। क्योंकि जो अमीर आदमी है, जो रिच पर्सन है, जो रिच फैमिली के लोग हैं, जो रिच कम्युनिटी है, वो तो करप्शन से उबर जाती है क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत होती है। लेकिन जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास कम्युनिटी है, उनके ऊपर इस करप्शन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तीसरा जो हमने डिस्कस किया वो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट को या सोशियो रिलीजियस कॉजेस को डिस्कस किया, सामाजिक और धार्मिक कारण। अब देखिए इन कारणों से क्या हुआ कि जैसे हमने देखा कि मंदिरों और मस्जिदों की जमीनों पर टैक्स लगाए गए, जिससे कि जो पुजारी थे और जो मौलवी थे वो आग बबूला हुए अंग्रेजों के खिलाफ। इंडियन रूलर्स के साम्राज्य को जब एनेक्स कर लिया गया तो इंडियन रूलर्स की जो अथॉरिटी थी शासन करने की, वो सारी चीजें समाप्त हो गई। तो ये जो इंडियन रूलर्स थे, ये कई देखा जाए तो जो साहित्यकार थे, जो लेखक थे, जो कलाकार थे, उन्हें संरक्षण दिया करते थे। यानी ये जो इंडियन रूलर्स थे, ये कला के प्रति या साहित्य के प्रति संरक्षण देने वाले लोग थे। लेकिन जब इनका शासन समाप्त हो गया तो ये जो आर्टिसियंस थे, जो कलाकार थे, इन सभी का जो या जो मौलवी थे, जो पोएट्स थे, इनका भी जो काम था वो खतरे में आ गए, ये सब भी जॉबलेस हो गए। तो सोशियो रिलीजियस कारण से अगर कोई दुखी थे तो वो मौलवी थे, वो पंडित थे, वो ब्राह्मण्स थे, वो साहित्यकार थे, वो पोएट्स थे, ठीक है। आउटसाइड इवेंट्स की अगर बात करें तो आउटसाइड इवेंट्स का जो इम्पैक्ट था वो सभी के ऊपर पड़ता है, सभी इन इवेंट्स को देखते हैं। लगभग ऑल जो इंडियन पब्लिक है उन सभी के ऊपर उनको ये उनके अंदर ये आइडियोलॉजी डेवलप होती है, उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है कि ब्रिटिशर्स कैन बी डिफीटेड, अंग्रेजों को भी या ब्रिटिशर्स को भी हराया जा सकता है, ये अजय नहीं है, ठीक है। फिर हम अगर बात करें सिपॉयस या फिर ट्रूपर्स के जो डिसकंटेंट थे, उनके जो असंतोष थे उनके बारे में, तो उनसे सबसे ज्यादा अगर दुखी कोई थे तो वो सिपॉयस ही थे, वो सैनिक ही थे, जो सोल्जर्स ही थे। और सिपॉयस को क्या डिसकंटेंट थे, सिपॉयस को क्या इशूज थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे कि उनको सैलरी का इशू था, उनको सैलरी में काफी डिफरेंसेस थे, उनकी रैंक आगे नहीं बढ़ पाती थी, काफी समय तक नौकरी करने के बाद भी उन्हें सिर्फ सूबेदार तक की पोस्ट पर ही अपॉइंट किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिपॉयस के साथ काफी अपमानजनक या भारतीय सिपाहियों के साथ काफी अपमानजनक व्यवहार किया जाता था।
और उन्हें काफी गलत तरह से पुकारा जाता था या संबोधित किया जाता था। इस तरह से इंडियन ट्रूपर्स या भारतीय सिपाहियों के अंदर भी काफी ज्यादा रोष था, काफी ज्यादा गुस्सा था ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, उनकी नीतियों के खिलाफ। जैसे धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय सिपाहियों के मन में ये आशंका थी, ये डर था कि अंग्रेज उन्हें पूरी तरह से ईसाई बनाना चाहते हैं। ये डर या ये आशंका भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है इस रिवोल्ट का, ठीक है। तो हमने देखा कि जो कॉजेस हैं उनका इम्पैक्ट किन कम्युनिटीज पर पड़ता है, किन वर्गों पर पड़ता है इंडिया की। अब हम बात करेंगे, हल्की सी डिस्कशन करेंगे इमीडिएट कॉज का और तत्कालिक कारण का। हालांकि हमें तत्कालिक कारण क्लियर है, फिर भी हम हल्का सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवोल्ट का इमीडिएट कॉज क्या होता है, तत्कालिक कारण क्या होता है।